देखिए फिर तीन टर्म्स है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? जब सेल डिवीजन होता है सबसे पहले क्या होगा? सेल डिवीजन, उसके बाद सेल का एलोंगेशन होता है, उसके बाद देन सेल का डिफरेंशिएशन, जिसको आप क्या बोलते हैं? सेल मैचुरेशन। समझ में आ रहा है? तीन स्टेप होते हैं ना ग्रोथ के। तो सेल डिफरेंशिएशन है ये, मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन होना। इसमें क्या देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनना। कौन सा टिश्यू बनना? परमानेंट टिश्यू बनना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब परमानेंट टिश्यू बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। क्योंकि परमानेंट टिश्यू जानते हैं, दे डू नॉट डिवाइड, जनरली डिवाइड नहीं करते हैं, फुल्ली मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते रहते हैं, तो जब डिवीजन कैपेसिटी स्टॉप हो जाती है तो क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। याद कर लीजिए कि टिश्यू का बनना, परमानेंट टिश्यू का बनना। अगला है डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसमें और क्या चेंजिंग होती है? डिफरेंशिएशन में टिश्यू बनता है, चेंजिंग होती है, एक्स्ट्रा सेल वॉल डिपोजिशन अकर्स। जो लिग्निन और सीबेरिन का डिपोजिशन होता है सेल वॉल के ऊपर। समझ में आ रहा है? ये इसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। किसमें? जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू बनते हैं। टिश्यू वाले चैप्टर में है मेरिस्टेमेटिक से बनना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा बनना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक बार परमानेंट टिश्यू बन गया, परमानेंट टिश्यू का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो जानते हैं परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, बट सम टाइम दे स्टार्ट टू डिवाइड। वो फिर से कभी कभी डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, मतलब उनमें मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी वापस आ जाती है। ठीक है, वो कब होता है? ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। वो केवल आपको सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर नजर आएगा, जब परमानेंट टिश्यू की सेल्स वापस क्या हो जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। सारी सेल्स नहीं होती हैं, कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशिएशन का मतलब परमानेंट से क्या हो जाना? वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाना। सेल डिवीजन वापस उनमें डेवलप हो जाना, सेल डिवीजन कैपेसिटी वापस हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। और ये कहाँ होता है? ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, हम एनाटॉमी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। देखिए कहाँ कहाँ पर, मतलब इसके एग्जाम्पल क्या है? डी डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल क्या क्या चीजें बनती है डी डिफरेंशिएशन में? तो देखिए जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम बनता है स्टेम में। जो कॉर्क बनती है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, जब स्टेम है ये, तो स्टेम का आपने एनाटॉमी पढ़ा हुआ है। स्टेम में जो कॉर्टिकल एरिया होता है, कॉर्टेक्स एरिया पढ़े ना, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एरिया है ना स्टेम में। तो स्टेम में जो कॉर्टेक्स एरिया होता है, क्योंकि वो पैरेन्काइमा का बना हुआ टिश्यू है, तो कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स क्या करती हैं? वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। कॉर्टेक्स की कुछ सेल क्या हो जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक। ये चीज याद आ रही है? पढ़े ना कॉर्टेक्स स्टेम की एनाटॉमी में। तो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं, जैसे देखिए ये है स्टेम, ये क्या चीज? एपिडर्मिस। यहाँ क्या है? सेंट्रल एरिया स्टील हो गया, यहाँ पर ये कॉर्टेक्स की सेल्स हैं। तो कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक वापस हो जाती हैं, बनाती हैं कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, यही कॉर्क कैम्बियम जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, किससे बना है? परमानेंट से बना है। पहले ये था परमानेंट, पहले सारी सेल्स क्या थी? पैरेन्काइमा की बनी थी, पैरेन्काइमा परमानेंट था, वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बना हुआ था। अब वापस पैरेन्काइमा से क्या बन गया? कॉर्क कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, ये डिवाइड करेगा ये। ठीक है, दूसरा क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम में जो आप स्टील के अंदर जो कैम्बियम की रिंग बनती है, इसको आप वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है, उसमें दो पार्ट होते हैं, इस तरीके से। स्टेम का जो सेंट्रल पोर्शन है, स्टेम में सेंट्रल पोर्शन में ये आपको वेस्कुलर बंडल नजर आ रहा है। वेस्कुलर बंडल में बीच में कौन सा कैम्बियम होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बीच में है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, क्योंकि ये शुरू से रहता है, इस कैम्बियम को क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये कैसे बना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम?
ये मेरिस्टेमेटिक है, ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, ये स्टार्टिंग से रहेगा प्लांट की बॉडी में और लास्ट तक रहेगा। ठीक है, बाहर क्या होगा जाइलम, बाहर क्या होगा फ्लोएम, और अंदर क्या होगा जाइलम होगा नहीं, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम। जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, ये पैरेंकाइमा का ये है, दिस इज द पिथ और मेडुला, इसको क्या बोलते हैं पिथ या फिर मेडुला। सेंट्रल पोर्शन रूट और स्टेम का क्या बोला जाता है, पिथ या मेडुला। अब पिथ से जो ये रेडिएटिंग एरिया है जो रेस फॉर्म में राइज हो रहा है वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पिथ का एरिया है इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेस या पिथ रेस बोला जाता है। ये किस टिश्यू का बना हुआ है, पैरेंकाइमा का। पैरेंकाइमा कैसा टिश्यू है, परमानेंट। तो परमानेंट से तो वापस क्या होना है, मेरिस्टेमेटिक होना है ना, तो इसमें सारा नहीं होगा। कितना देखिए ये वाला एरिया देखें, केवल इतने एरिया की जो पैरेंकाइमा की सेल्स हैं वो फिर से डिवीजन कैपेसिटी को रिवर्ट कर लेती है, मतलब वापस डिवीजन कैपेसिटी वापस हो जाती है और एक कैम्बियम बनेगा। इस कैम्बियम को क्या बोलेंगे, इंटर, और ये इंट्रा था, क्या था इंट्रा, ये इंटरफेसिकुलर बनेगा, इंटरफेसिकुलर। ये वाला कौन सा था, इंट्राफेसिकुलर। इंटर का मतलब बिटवीन दो के बीच में, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम रहेगा वो रहेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है, बना है पैरेंकाइमा से, और किसका एग्जाम्पल है वो, डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। तो यही दो एग्जाम्पल हैं डी डिफरेंशिएशन, और कैम्बियम बनना और वेस्कुलर कैम्बियम में इंटरफेसिकुलर वाला पार्ट बनना। इंट्रा तो पहले से ही रहता है, समझ में आ रहा है। तो इसका रोल कहाँ हुआ, इसका रोल है सेकेंडरी ग्रोथ में होता है, और इसका रोल नहीं। और तीसरा क्या, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का मतलब देखिए परमानेंट से जब दोबारा मेरिस्टेमेटिक हुआ तो मेरिस्टेमेटिक ये वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है ये दोबारा से बना है, किस प्रोसेस से बना है, डी डिफरेंशिएशन से। ये स्टार्टिंग वाला नहीं है, ये जो दोबारा मेरिस्टेमेटिक बना है, मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उस समय जो मेरिस्टेमेटिक हुआ, जो दो एग्जाम्पल बता रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे फिर परमानेंट टिश्यू बनेगा, उससे फिर परमानेंट टिश्यू बनना, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब ये डिवाइड करेगा तो जब डिवीजन कैपेसिटी बंद हो जाएगी तो परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। तब इसको क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन, मतलब दोबारा से डिफरेंशिएशन, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन। जैसे वेस्कुलर जो आपको कॉर्ड कैम्बियम है, कौन सा कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, किससे बना था, डी डिफरेंशिएशन से बना था। ये डिवाइड करेगा क्या बनाएगा, कॉर्क, बाहर की साइड में कॉर्क बनाएगा। कॉर्क का दूसरा नाम फीलम, फीलम होता है ना, और अंदर की साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, फीलोडर्म। ठीक है, ये है फीलोजेन, समझ में आ रहा है। इससे जब डिवाइड होगा ये तो फिर परमानेंट टिश्यू बनेगा, एक बार बाहर की साइड में कॉर्क बनेगा, अंदर की साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा, जिसको फीलोडर्म कहेंगे। वो दोनों क्या है, वो दोनों परमानेंट टिश्यू, समझ में आ रहे हैं, आया है। तो ये तीन प्रोसेस हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। इसमें एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि वेस्कुलर कैम्बियम का बनना या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है, कॉर्ड कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, या सेकेंडरी जाइलम का बनना और सेकेंडरी फ्लोएम का बनना, ये किसका एग्जाम्पल है तीनों में से। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम किस प्रोसेस से बनता है, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ में बन रहे हैं, वो बन रहे हैं रीडिफरेंशिएशन से। किससे बन रहे हैं, रीडिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है। क्योंकि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा किससे, वेस्कुलर कैम्बियम की जो रिंग है वही तो डिवाइड करेगी बाहर की साइड में, तो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनेगा, अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम बनेगा, ठीक। और चूंकि वो रिंग जो बनी है वो किससे बनी है, डी डिफरेंशिएशन से बनी है, उसके बाद री ही तो आता है। एनाटॉमी पढ़िएगा और
नेक्स्ट टॉपिक देखिए है, एक टॉपिक पीछे छूट गया था, ग्रोथ रेट। उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन अक्सर आता है। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ठीक है। क्या है ग्रोथ रेट्स? इट इज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट। मान लीजिए किसी प्लांट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी, या प्लांट की किसी पार्ट की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ग्रोथ में पूरे प्लांट को भी आप ले सकते हैं और प्लांट का कोई पार्ट भी ले सकते हैं कि रूट की लंबाई कितना बढ़ा, ठीक है, पॉलन ट्यूब की लंबाई कितना बढ़ा, समझ में आ रहा है? तो 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग था, बाद में कितना हो गया? 10 हो गया। डिफरेंस कितने का आया? 5 का आया। ग्रोथ कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर हुआ। तो 5 सेंटीमीटर कितने समय में हुआ? समय कुछ भी हो सकता है, एक दिन हो सकता है, ठीक है, एक हफ्ता भी हो सकता है। तो उसी टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे, जितना ग्रोथ हुआ है उस ग्रोथ को किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से, पर यूनिट टाइम। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट बोला जाता है। और ये ग्रोथ रेट प्लांट के अलग अलग पार्ट्स पर वेरी करता है, समझ में आ रहा है? अलग अलग प्लांट में वेरी करेगा और एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग पार्ट्स में भी क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है। क्योंकि सारे पार्ट प्लांट के एक स्पीड में ग्रोथ नहीं करते, कोई फास्ट स्पीड ग्रो करेगा, कोई स्लो करेगा। ये लाइन लिखी हुई है बोर्ड में। आगे देखिए, ग्रोथ रेट के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स इसमें है अरिथमेटिक और दूसरा क्या है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। नेक्स्ट वन इज द जियोमेट्रिक। पहला अरिथमेटिक है और दूसरा क्या है? जियोमेट्रिक ग्रोथ है। इधर देख लीजिए, ठीक है। अरिथमेटिक में क्या होता है? जब जिस तरीके की ग्रोथ होगी तो एक देश, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड करेगी, किस प्रोसेस से डिवाइड करेगी? माइटोसिस से डिवाइड करेगी। 2 सेल बनेगा, जिसमें से एक सेल क्या हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगी और एक सेल वापस मेरिस्टेमेटिक बनी रहेगी। 2 सेल बना, यहाँ पर ये सेल क्या हो गया? परमानेंट हो गया, मतलब अब ये डिवाइड नहीं करेगा, मैच्योर हो गया, बच्चा ये वाला सेल, ठीक है, ये फिर डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाएगा और ये पुरानी को डिवाइड करेगा नहीं, ऐसे कैसे बना रहेगा? तो पहले से परमानेंट में ये डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेगा, इसमें से एक सेल क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा, एक सेल बनी जाएगी और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। एक सेल हर स्टेप पर एक सेल मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है और एक सेल परमानेंट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ। समझ में आ रहा है? मतलब 1 से 2 बनना, 2 से 3, 3 से 4 सेल बनना, स्क्वायर में नहीं बढ़ता। 1 से 2 सेल बनी, 2 से क्या है? 4, ये एक सेल की यहाँ पर नहीं है, जिससे 2 सेल बनी, तो मेरिस्टेमेटिक इसको आप छोड़ दीजिए ना, भी ये तो डिवाइड करेंगे आगे ना। एक से क्या है? ये चीज एक बन गया, इसके बाद 2 बना, इससे क्या है? 2, 3, 1 से 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से चलता है 1 2 3 4 वाला सिस्टम। ये है अरिथमेटिक ग्रोथ। अब ये ग्रोथ कहाँ पर आपको नजर आएगी? देखिए, तो ये बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये ग्रोथ बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर होती है। अगर रूट ग्रो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब वेरी नहीं कर रहा है कि आज रूट ग्रो किया 5 सेंटीमीटर, कल को ग्रो किया 10 सेंटीमीटर, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ग्रोथ हो रहा है। किसका? रूट का। रूट का एलोंगेशन एक कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, तो उसमें कौन सी ग्रोथ होती है? अरिथमेटिक। यही एक अकेला एग्जाम्पल इसका है, यहाँ लिखा हुआ है, अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा। देखिए, रूट एलोंगेशन एट द कांस्टेंट रेट, पेज नंबर 243 मिला। इसमें यही क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल में यही है। अब इसके बाद इसका इक्वेशन, तो इसमें जो कर्व बनेगा, देखिए लिखा है एट इसका टू एल नॉट प्लस आर टी, ये लिखा हुआ है। ये क्या है? इसका इक्वेशन है, ठीक है। एट टी क्या है? लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट, उस प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट की लेंथ टाइम टी पर
ये इनिशियल लेंथ है, स्टार्टिंग में कितना लेंथ था, आर क्या है यहाँ पर रेट, किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, और टी क्या है टाइम हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए ग्रोथ रेट है, ये सब मेंशन है यहाँ पर। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कर्व कैसे बनेगा, इस तरीके से, यही कर्व है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा। मतलब जितना टाइम बढ़ेगा, यहाँ पर क्या है टाइम चल रहा है इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर क्या है कितना लेंथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पार्ट की लेंथ, रूट का लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है वो इस एक्सिस पर लेंगे, इस एक्सिस पर टाइम लेंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पार्ट की लेंथ क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है ग्राफ। अब ये ग्राफ यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे से क्यों नहीं स्टार्ट होता, जीरो लाइन से? हाँ, ये स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट है, इसलिए है क्योंकि प्लांट के उस पार्ट की इनिशियल लेंथ कुछ ना कुछ होगी, जीरो नहीं होता है। ऐसा जिस मान लीजिए आप ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं कि रोड की लंबाई कितना बढ़ा, तो रोड की कुछ ना कुछ लेंथ स्टार्टिंग में होगी ना, जीरो तो होगा नहीं। तो वही दिखा रहा है कि ये जो है कि इतनी लेंथ स्टार्टिंग में थी, इतनी लेंथ स्टार्टिंग में थी, ठीक है, इसके बाद बढ़ करके इतना, इसमें से जो है माइनस करेंगे कितना इंक्रीज हुआ, ये इतना इंक्रीज किया, समझ में आ रहा है, इतना इंक्रीमेंट। सेकंड क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसमें जस्ट अपोजिट देखिए, एक सेल है यहाँ पे, ये एक सेल से क्या बनेगी, माइटोसिस से 2 सेल बनेंगे, और 2 से फिर क्या हो जाएंगे, 4 सेल बनेंगे। मतलब कोई भी सेल इसमें परमानेंट अभी नहीं हो रहा है, सारी सेल कंटिन्यूसली क्या कर रही हैं, डिवाइड करती चली जा रही है। तो क्या ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा, ये नहीं चलेगा ना। जैसे अभी ये केस डायग्राम दिया हुआ देखिए, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, प्लांट है, प्लांट में जो जब जाइगोट बनेगा जाइगोट, या ह्यूमन में ही जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उस समय जो ग्रोथ होगी वो कौन सी होगी, ये वाली, ज्योमेट्रिक ग्रोथ चलेगा। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में देखिए जो डायग्राम सी दिया हुआ है, क्या देखिए इस डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग में दोनों सेल डिवाइड कर रहा है, देख रहे हैं, सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन। मतलब जो डार्क ब्लू से दिखाया गया है, ये डार्क ब्लू से इस डायग्राम में है, ये देखिए अर्थमेटिक का हुआ, ये ज्योमेट्रिक का कर्व हुआ, और ये जो है एक्चुअली में रियलिटी में बताया गया कि एक्चुअली में होता क्या रियल में, ठीक है। तो रियल में क्या होता है, जब जाइगोट से क्या बनेगा, जब एम्ब्रियो बनेगा तो जाइगोट से एम्ब्रियो यहाँ बन रहा है। तो उस समय चूँकि सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है, सेल क्या करती हैं, तेज़ी से डिवाइड करती हैं, तो उस समय कौन सा ग्रोथ होगा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा चलेगा, तब अर्थमेटिक ग्रोथ चलेगा। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि सेल डिवाइड कर रही है और वो परमानेंट नहीं होंगी, सेल को परमानेंट भी तो होना चाहिए। टिश्यू कैसे बनेगा, जब सेल में डिफ्रेंशिएशन होगा, जब सेल डिवीजन बंद होगा तो उसके बाद इलॉन्गेशन होगा, फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, तब बनेगा टिश्यू। तो स्टार्टिंग में एम्ब्रियो जब बनता है तो एम्ब्रियो स्टार्टिंग कंडीशन में टिश्यू नहीं बनता, केवल सेल डिवाइड करते रहते हैं, बाद में चलता है अर्थमेटिक ग्रोथ। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये ज्योमेट्रिक का दोनों सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, इसका इक्वेशन लिखा हुआ है WT = W नॉट e की पावर RT, ठीक है, WT = W नॉट e की पावर RT। समझ में आ रहा है? एक चीज़ और देखिए, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में W जो टर्म यूज़ किया गया है, W यहाँ L नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ जो W का मतलब क्या है, यहाँ वेट, लेंथ, कुछ की वॉल्यूम, मतलब ग्रोथ के आपके पास ग्रोथ मेजर करने के जितने तरीके हैं कि लेंथ से ग्रोथ मेजर करते हैं, वजन से करते हैं, ग्रोथ मेजर करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम से किया जाता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, समझ में आ रहा है? तो वो सारा क्राइटेरिया क्या है,
जबकि पिछले वाले में केवल एल से रिप्रेजेंट कर देते, एल टी लंबाई, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो ग्रोथ रेट पर्टिकुलरली स्पेशली कहाँ फॉलो हो रहा था, जब रूट का इलॉन्गेशन, रूट की लंबाई को मेजर किया जा रहा है। तो डब्ल्यू का मतलब यहाँ एवरीथिंग है, सब कुछ है यहाँ। इसका मतलब वेट से भी है, वॉल्यूम से है, लेंथ से भी है। तो डब्ल्यू टी क्या है, फाइनल वेट या फाइनल वॉल्यूम या फाइनल लेंथ, ठीक है। ये क्या इनिशियल हो गया, ये क्या है, बेस लॉगरिथम हो गया। ये क्या है यहाँ पर, बेस लॉगरिथम, समझ गए। और आर क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, आर किस रेट से बढ़ रहा है, पिछले वाले में भी तो आर था, किस रेट से वो बढ़ रहा है वो आर होता है, ठीक है। और टी क्या हो गया, टाइम हो गया। अब इसलिए एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, ई क्या है, पिछला 2021 वाले एग्जाम में आया था। ई जो है ये क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, समझ में आ रहा है। करना है, देखिए सीधा सीधा ऐसे लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आर पूछा जा सकता है कि आर इसमें क्या डिनोट करता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट को डिनोट करता है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका ग्राफ पहले समझ लीजिए, जो ग्राफ कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ इसको पावर में क्यों लगाते हैं, आर और टी पावर में इसलिए है क्योंकि 1 से क्या बनेगा, 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। तो मल्टीपल नंबर में क्या चल रहा है, सेल का ग्रोथ चल रहा है, इसलिए मल्टीपल में है। यहाँ ये मल्टीप्लाई इसीलिए है, आर और टी। इसका जो कर्व बनेगा देखिए, यहाँ पर टाइम लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, डब्ल्यू मरीज ग्रोथ किस तरीके से चल रही है, और ये ग्राफ किस तरीके से, देखिए फिर भी यहाँ पर फिर वही चीज़, स्टार्टिंग से ग्राफ नहीं उठाते हैं 0 से, क्योंकि कुछ ना कुछ इनिशियल लेंथ होगा। इनिशियल लेंथ को बताता है कि कितना इनिशियल लेंथ है, या वेट है, या वॉल्यूम है, इतना स्टार्टिंग का ग्रोथ है। अब जब ग्रोथ होगा तो यहाँ से यहाँ तक की फेज को क्या बोलते हैं, लैग फेज, इसको क्या बोला जाता है, लैग फेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की फेज को बोलते हैं लॉग फेज। और ये थर्ड वन क्या है यहाँ पर, ये स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज मतलब कांस्टेंट फेज है। तो यहाँ पर आपको 3 फेज है। लैग फेज सबसे पहला स्टेप क्या है, ये ग्राफ जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में सिग्मॉइड कर्व नजर आता है, सिग्मॉइड एस शेप का कर्व आपको दिखाई दे रहा है। ये कैसा है, एस शेप कर्व, ये आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ में मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली फेज कौन सी होती है, लैग फेज। लैग फेज में ग्रोथ क्या होती है, बहुत स्लो स्पीड से होता है। देखिए ये लाइन सीधे नहीं चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन सीधे नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का सा कर्व है, इस तरीके से। मतलब जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम बीत रहा है, तो ये जो कर्व जो है ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से ऐसे नहीं बढ़ रहा, बहुत स्लो स्पीड में ऐसे चल रहा है। मतलब ग्रोथ हो रहा है लेकिन बहुत स्लो स्पीड में। इसी को फेज को क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं। अब ये बता सकते हैं कि लैग फेज में ग्राफ बहुत तेजी से क्यों नहीं उठता है। इसमें कोई क्वेश्चन शायद लिखा हुआ है कि लैग फेज में जो ग्राफ बहुत तेज क्यों नहीं उठता है, स्टार्टिंग में लैग फेज क्यों बनता है। देखिए इसको समझ लीजिए, आपको कर्व पॉपुलेशन में नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एस शेप और जे शेप बनता है ना। 2 तरीके का कर्व आपको पॉपुलेशन में मिलेगा, जे शेप और एस शेप। जे शेप का बनता है जब अनलिमिटेड फूड स्पेस होता है, और जब लिमिटेड होगा तो एस शेप बनेगा। यहाँ पर भी ये जो कर्व बना हुआ है, इसमें फूड, ये जो जानते देखिए लैग हो गया, लैग में क्या होता है, ग्रोथ एट वेरी स्लो रेट, बहुत स्लो रेट से ग्रोथ होगा। यहाँ लिख के रहे हैं स्लो ग्रोथ होगा, ठीक है। दूसरा ग्रोथ कौन सा है, लॉग वाला हो गया, लॉग फेज। लॉग फेज में ग्रोथ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइन चल रहा है, मतलब जितना टाइम बीतेगा उतना ही स्पीड से क्या होगा, ग्रोथ भी होगा। ऐसे चल रहा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद क्या है, स्टेशनरी फेज हो गया, लेग फेज क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और थर्ड जो है स्टेशनरी फेज है। कब आएगा, जब फूड लिमिटेड होगा, जब न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, लिमिटेड। ये लिमिटेड जब हो जाएंगे ये कांस्टेंट वे में चलेगा, मतलब टाइम के साथ साथ टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन अब क्या है, ग्रोथ आगे नहीं हो रही, समझ में आया? क्योंकि न्यूट्रिएंट का सप्लाई यहाँ पर रिड्यूस होने लगता है। अनलिमिटेड तो है नहीं सर पर फूड न्यूट्रिएंट, समझ में आया? इसीलिए क्या है, कर्व स्ट्रेट टाइम हो जाता है यहाँ पर। न्यूट्रिएंट जो होंगे वो लिमिटेड की वजह से होता है। ये देख लीजिए लेग फेज पे ग्राफ बहुत तेजी से कमी करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं नई जगह पर, जब पॉपुलेशन वाले को लेकर समझिए, कहीं नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के अपने आप को पहले एडजस्ट करते हैं, ठीक है, अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सीड को जब मिट्टी में बोया जाता है, क्या तत्काल उस सीड से नया प्लांट बन जाता है, नहीं बनता है, कुछ समय बाद बनता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो सीड नया है, उस एरिया में नया है, तो पहले अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एडजस्ट कराएगा। जब एडजस्ट हो जाएगा तब वो आगे डेवलपमेंट चालू करेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर अभी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी कि सॉइल से न्यूट्रिशन ले सके। एडजस्टमेंट, तो ये जो लैग फेज होती है ये शो करती है फेज ऑफ एडजस्टमेंट, लिख लीजिएगा कहीं, ये क्या है, ये फेज ऑफ एडजस्टमेंट है। ये किसी के घर जाते हैं, मान लीजिए कोई अच्छा चीज़ लेके आया, बना के लेके चले आए, तो क्या तुरंत खाना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं, पहले देखते हैं कि ऐसा कोई और खा ले तो खाना चालू करें। हाँ, तो पहले माहौल क्रिएट कराते हैं। वही माहौल क्रिएट क्या होता है, ये एडजस्टमेंट फेज है, लैग फेज हो जाती है। यही पॉपुलेशन में भी बनता है, ठीक है। पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है, जैसे बैक्टीरिया को आपने ग्रो कराया तो बैक्टीरिया भी यही कर्व बनेगा तुरंत, यही कर्व बैक्टीरियल ग्रोथ में भी बनता है। बैक्टीरिया को कहीं नए प्लेस पर ग्रो करा रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम एकदम नया है, तो पहले बैक्टीरिया उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कराएगा, तब जाकर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, ठीक, समझ में आया? दूसरा देखिए लॉग फेज है, बहुत तेजी से न्यूट्रिएंट अभी डेफिशिएंट नहीं हुआ, न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है, पूरा न्यूट्रिएंट है, तो जितने भी प्लांट की सेल्स होंगी बहुत तेजी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे समय के साथ साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा, ये लॉग फेज हो गया। इसके बाद न्यूट्रिएंट की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जब कमी होगी तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये है रिटार्डेड फेज। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेड का मतलब ग्रोथ कम हो रहा है, ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है। देखिए ग्राफ इधर जा रहा है, ऊपर ना जाकर के ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब ग्रोथ रिटार्ड हो रहा है और आगे जाकर के स्टेशनरी हो जाएगा। तो ये रिटार्डेशन ग्रोथ बताता है कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो गया, समझ में आया? और जब न्यूट्रिएंट एकदम खत्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट नहीं। इस पेज पर 243 पेज पर एक जो लाइन लिखा है, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। ये जो सेकंड पैराग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें एक लाइन मेंशन की गई है, कैन यू थिंक, यही ना, मोर सिमिलर, पूरा पढ़ लेते हैं। ये सिग्मॉइड एक चीज़ और इस पर भी अंडरलाइन करिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कर्व आपको कहाँ नजर आएगा, तो ये दिस कर्व फाउंड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, कहाँ मिलेगा, नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको ये कर्व बनता हुआ मिलेगा, नेचर में यही कर्व होता है, समझ में आया? तो वहाँ लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा हुआ है इट इज़ द कर्व प्रेजेंट इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं वहाँ पर ये कर्व मिलेगा। कैन यू थिंक मोर सिमिलर एग्जाम्पल, अब बताइए बोल रहा है क्या और एग्जाम्पल बता सकते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के?
अभी हमने बताया ना, लिख लीजिएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है, बैक्टीरिया जब डिवाइड करते हैं ना वो सिग्मॉइड कर्व बनेगा। देखिएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करते हैं तो शुरुआत में धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तेज़ी से करेंगे और जब न्यूट्रिएंट खत्म होने लगेगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वहाँ लिख लेना। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इन द न्यूट्रिएंट मीडियम, जो इसमें सवाल पूछता है ना बीच बीच में से एनसीईआरटी में इटैलिक्स में लिखा हुआ, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। What kind of curve can you expect in the tree showing the seasonal activity? अगर कोई पेड़ है उसमें सीजनल एक्टिविटी शो हो रही है, सीजनल का मतलब समझ रहे हैं, पतझड़ आया, बसंत आया, ठीक है, तो एक बार लीफ गिरा, फिर नया लीफ आया, फिर लीफ गिरा, फिर नया लीफ आया, सीजनल एक्टिविटी चल रही है किसी प्लांट में। तो कौन सा कर्व वहाँ पर ऑब्टेन होगा, यही वाला कर्व ऑब्टेन होता है। समझ में आ रहा है? उसमें आप लिख लीजिएगा सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होगा जिस प्लांट में सीजनल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें सिग्मॉइड कर्व। और एक चीज और लिखना होगा, सिग्मॉइड कर्व मिलेगा, सिग्मॉइड कर्व प्रेजेंट इन प्लांट दैट शो एक्टिविटीज। यही लाइन लिखा हुआ है, कौन सा कर्व मिलेगा, सिग्मॉइड कर्व लिख लीजिएगा। इसमें देखिए सिग्मॉइड कर्व कैसे मिलेगा, जो स्प्रिंग सीजन आएगा, स्प्रिंग बसंत वाला आएगा ना, भाई मौसम बदलते रहते हैं ना, जो स्प्रिंग सीजन आएगा उसमें लैग फेज चलेगा। कौन सा फेज चलेगा, लैग फेज। स्प्रिंग सीजन में बहुत तेज़ी से प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि जब पत्तियां एक बार पूरी गिर जाती हैं उसके बाद जब स्प्रिंग सीजन आएगा, उसमें मौसम आएगा तो पत्तियां धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। पतझड़ के बाद धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो लैग फेज चलेगा इसमें। और उसके बाद जब समर आएगा, स्प्रिंग के बाद जब समर आएगा, समर तो कौन सा होगा, लॉक फेज चलेगा प्लांट में। लॉक फेज बहुत तेजी से ग्रो होगा। इसके बाद जब विंटर ऑटम आएगा, पतझड़ आएगा, विंटर आएगा, विंटर ऑटम कौन सा चलेगा, स्टेशनरी। यही लिखा हुआ था ना, ये जो प्लांट में सीजनल एक्टिविटीज होती हैं कौन सा कर्व होता है, तो सिग्मॉइड कर्व चलता है इसमें। आर का मतलब समझ में आ रहा है, इसमें रिलेटिव ग्रोथ रेट है, आर का मतलब वो नहीं समझ में आता तो यहाँ से देख लीजिए। ये पिछली बार आपको बताया था एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। आर जो है ना वो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, वो अभी आपको यहाँ फिर से समझा दे रहे थे, बाकी सब चीज़ समझ में आ रही होगी। एक चीज़ देखिए, जो यहाँ में बोल रहा अंडरलाइन कर लीजिएगा, आर पूछा जाएगा आर क्या है, ठीक है, तो आर का मतलब क्या है, तो आर का मीनिंग लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट मटेरियल। लाइन देख लीजिए बुक में। आर जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है ना। अब आर प्लांट की एबिलिटी होती है कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है उसमें कितना ग्रोथ होगा, उसमें कितना ग्रोथ होगा वो डिपेंड करता है आर के ऊपर, ठीक है। अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब प्लांट में ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, प्लांट के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा थी, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ किया, तो आर जो है फिर से पढ़ी लाइन को, आर लिखा ना, आल्सो मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट मटेरियल। किसी प्लांट के अंदर नया प्लांट मटेरियल बनाने की कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है। मान लीजिए ये प्लांट है, इसमें लीफ है, ये इसका पार्ट हो गया, तो प्लांट के अंदर प्लांट में अपने प्लांट मटेरियल का मतलब रूट स्टेम लीफ फूट, ये क्या हो गया, प्लांट मटेरियल हो गया ना पार्ट। तो प्लांट मटेरियल को बनाने की कितनी कैपेसिटी है
इसको क्या बोलते हैं, आर बोला जाता है। आर की वैल्यू ज़्यादा है, ये प्लांट मटेरियल बहुत ज़्यादा बनाएगा, मतलब लीफ का एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ ना, रूट के इलॉन्गेशन ज़्यादा हुआ ना। तो अगर आर की वैल्यू कम है तो यही प्लांट का मटेरियल बनेगा तो सही, लेकिन कम बनेगा। नया प्लांट मटेरियल क्या होगा, कम बनेगा। तो आर एबिलिटी बताता है कि प्लांट की एबिलिटी क्या है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। और एक नाम है इसको एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोला जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें एफिशिएंसी इंडेक्स बोला जाता है। जानते हैं ये छोटा छोटा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ऐसे ही बना दिया जाता है कि एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है। आप इसमें देखना लिखाना तो एक एक चीज रट लीजिएगा। अब कहेंगे कि एफिशिएंसी इंडेक्स तो पता ही नहीं था, लेकिन क्वेश्चन सीधा सीधा है कि आर जो है वही डिनोट करता है, मतलब प्लांट की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी क्या है, कितनी पावर है प्लांट में, कितनी एबिलिटी है, वही तो आर शो करता है, उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स बोला जाता है। जैसे स्टोमेटा इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया ऑफ द लीफ। एक लीफ के यूनिट एरिया में कितना स्टोमेटा है, उसको स्टोमेटा इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा का नंबर शो करता है। ये इंडेक्स क्या बताता है, एबिलिटी शो करता है प्लांट की। इंडेक्स का मतलब कुछ अलग है, ठीक है। तो आप एफिशिएंसी वाला टर्म समझे रहिए। एक लाइन और लिखिए, इसमें 4 लाइन है, 4 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इसमें जो लास्ट का पैराग्राफ है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, लास्ट जो पैराग्राफ में पढ़ा हो। देखिए आगे लिखा है हेंस द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज। अब ये जो इक्वेशन लिखा गया था W W0 की पावर RT, ये तो था कर्व इसका इक्वेशन ज्योमेट्रिक का, बोल रहा है फाइनल साइज जो है वो इनिशियल साइज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल साइज पर डिपेंड करता है कि कितना ग्रोथ होगा, वो इनिशियल पर डिपेंड करेगा। जितना इनिशियल रहेगा उस हिसाब से ग्रोथ होगा उसमें, समझ में आया। ये आ गया था, क्लियर हो गया था। ये एब्सोल्यूट वाला सबको समझ में आया था, रिलेटिव एब्सोल्यूट, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे कंडीशन ऑफ ग्रोथ मैंने बता दिया था, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं ग्रोथ की। कंडीशंस 2 कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशंस एंड इंटरनल, मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल। एक्सटर्नल में बताया था आपको लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इंटरनल फैक्टर में क्या था, प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैसा है, जीन कैसा है प्लांट का, जीन अच्छा तो ग्रोथ अच्छी होगी। और दूसरा था प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कितने हैं, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा। उसमें से एक इंट्रा सेलुलर था, एक एक्स्ट्रा सेलुलर। हार्मोन क्या था, इंटर सेलुलर था, सॉरी इंटर 2 के सेल के बीच वाला। और जेनेटिक मेकअप जो था वो इंट्रा सेलुलर था। समझ में आ रहा है। आगे देखिए डेवलपमेंट, और इसके बाद आइए डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट में सीधे एक लाइन अंडरलाइन कर देना, ये सम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है प्लांट की लाइफ में सीड जर्मिनेशन से लेकर के और पूरा प्लांट की डेथ होने तक जितने चेंजिंग होते हैं उसकी पूरी लाइफ में जितना बदलाव होगा सारे बदलाव को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, विकास। समझ में आ रहा है। ऑल द चेंजेस लिखा हुआ दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू आउट इट्स लाइफ फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेंसेंस। सेंसेंस का मतलब एजिंग फेज, ठीक है। अब डेवलपमेंट में देखिए 2 चीज़ें होंगी बस, इसको जहाँ लिखा हो उसमें अंडरलाइन कर लीजिए। डेवलपमेंट में ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ग्रोथ में डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोला जाता है। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन कॉल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ तो होता ही है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन आपको ग्रोथ में भी तो मिलता है, नहीं मिलता, उसमें डिफरेंशिएशन है, एक डिफरेंशिएशन अलग से भी किया है। ग्रोथ में भी डिफरेंशिएशन है, क्योंकि ग्रोथ के 3 स्टेप, डिवीजन, सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन।
ठीक है। लेकिन ये वाला डिफ्रेंशिएशन क्या है, ये भी एक डिफ्रेंशिएशन है। तो डिफ्रेंशिएशन कुछ ग्रोथ के टाइम पर होता है, कुछ ग्रोथ के बाद होता है। जैसे देखिए मान लीजिए जाइलम टिश्यू है, जाइलम क्या है, टिश्यू है, ये जब बनेगा कैसे बनेगा, मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती हैं पहले वो डिवाइड करेंगी ना, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप ग्रोथ का पूरा हो गया, सेल डिवीजन हो गया ना, ग्रोथ में जो पहला स्टेप है। दूसरा क्या, ये साइज में इंक्रीमेंट करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे सेल्स, तो दूसरा स्टेप इलॉन्गेशन हो गया। इसके बाद टिश्यू फॉर्मेशन होगा, तीसरा स्टेप जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये ग्रोथ का तीसरा स्टेप है। यहाँ पर ग्रुपिंग होगा सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर, तब बनेगा जाकर के जाइलम परमानेंट टिश्यू है। ऐसे तो बनता है ना, परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, जब डिफरेंशिएशन होता है तो बनेगा परमानेंट टिश्यू। यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन एक बार बाद में डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल क्या है, ये वाला डिफरेंशिएशन कौन सा है, ये वाला देखिए। ये अभी आपको बताया ना सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर भी डिफरेंशिएशन होता है ना। सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है उस समय भी एक बार जो रीडिफरेंशिएशन होता है कि सेकेंडरी जाइलम बनना, इससे वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क और क्या बनना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, वो भी तो डिफरेंशिएशन ही है, उसको रीडिफरेंशिएशन बोला जाता है। एक वो भी डिफरेंशिएशन हो रहा है जो बाद में हो रहा है, ठीक। एक और डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो जाइलम बनता है, जाइलम में जो ट्रैकिड्स होती हैं और जो वेसल्स होती है, वेसल है और एक क्या है, ट्रैकिड है ना, है। तो यहाँ पर जाइलम में ये प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, ट्रैकिड्स और वेसल्स का प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है, डेड सेल है ना। जाइलम की जो ट्रैकिड्स होती हैं और जो वेसल्स होती हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म अगर रहेगा तो वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, इनको तो पूरा हॉलो होना चाहिए, जैसे पाइप हॉलो होता है बीच में से खाली होता है, तो वैसे इनको खाली होना चाहिए, तभी तो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये भी क्या है, ये भी डिफरेंशिएशन है, और इसको एक नाम फूट क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी में वर्ड लिखा गया है, प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन होना। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म कम हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, या प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन बोला जाता है, समझ में आया। तो ये जाइलम की ट्रैकिड और वेसल उसी का एग्जाम्पल होता है। डेवलपमेंट में केवल डिफरेंशिएशन और जुड़ जाता है। अब देखिए इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को तो समझ रहे हैं सब लोग ना, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, देख रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल जब से पहले क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, लिखा हुआ सेल डिवीजन, पहले वो डिवाइड करेगी ना, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेगी, पहले डिवाइड करेगी, ठीक है। डिवीजन के बाद में जब सेल डिवीजन पूरा हो जाएगा तो दूसरा स्टेप कौन सा होता है, सेल इलॉन्गेशन होता है ना। तो सेल इलॉन्गेशन कैसे होगा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ हो रहा है, तभी तो सेल इलॉन्गेट करेगा। तो सेल डिवीजन के बाद अगला स्टेप सेल इलॉन्गेशन आता है, उसको इसने लिखा है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ लिखा हुआ है, 2 स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद नीचे एक्सपेंशन भी लिखा है, किसी को एक्सपेंशन भी बोलते हैं, सेल इलॉन्गेशन बोला जाता है। आगे लिखा है डिफरेंशिएशन, नीचे लिखा है मैच्योरेशन। तो तीसरा स्टेप जो सेल ग्रोथ का है वो क्या है, डिफरेंशिएशन होता है ना। तीसरा स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन, और उसी को क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। दरअसल में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लगभग सेम है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल डिवीजन बंद हो जाना, अब सेल डिवाइड नहीं करेगा, वो होता है डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएट करना। सेल डिवाइड किए, इसके बाद उनका ग्रुपिंग बन गया, टिश्यू बन गया, वही डिफरेंशिएशन हो गया। मैच्योरेशन का मतलब फुल्ली मैच्योर हो गया है, तो उसमें जब एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन होगा ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन, तो वो सारी चीज़ें मैच्योरेशन में आ जाती हैं। और लास्ट में लिखा है मैच्योर सेल बन जाएगा। मैच्योर सेल जब बन जाएगा तो प्लांट की जब एजिंग होगी, मैच्योर सेल बन गया ना, सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड किया, उसने टिश्यू बनाया, टिश्यू बनाने के बाद वो पूरी ज़िंदगी तो टिश्यू बना नहीं रहेगा, सेल मैच्योर हो गई है, उसके बाद उनकी एजिंग भी तो होगी सेल्स की, तो
मैच्योर सेल क्या करेंगे, एजिंग फेज में जाएंगे। ठीक है, इसी फेज को क्या बोलते हैं, सेंसेंस फेज बोला जाता है। ठीक, और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है सेल्स की। तो ये डेवलपमेंट का स्टेज बनाया गया है। आगे देखिए डेवलपमेंट के टाइप्स। एक वर्ड लिखा है इसमें, प्लास्टिसिटी वर्ड यूज किया गया है। प्लास्टिसिटी देखिए, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, जब इन्वायरमेंट बदलता है तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में, किसमें, इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लांट अलग अलग रिस्पॉन्स शो करता है। प्लांट शो डिफरेंट रिस्पॉन्स, प्लांट शो करेगा डिफरेंट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब समझना है, डिफरेंट एक्टिविटीज शो करेगा, अपनी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा जब इन्वायरमेंट बदलेगा। ठीक है, अडॉप्टेशन के लिए तो यही है प्लास्टिसिटी की। प्लांट अपनी बॉडी में डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स बना रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा है। कब, जब अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन हो रही है। देखिए पढ़िए, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और फेजेस। दो चीज़ लिखा गया है, या तो इन्वायरमेंट बदलेगा तब अब प्लांट जो है डिफरेंट पाथवे या डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, और या तो डिफरेंट फेजेस लाइफ में उसकी आएंगी। दो वर्ड अलग अलग है। देखिए प्लास्टिसिटी में दो चीज़ें होती हैं, प्लांट जो है डिफरेंट पाथवे रिस्पॉन्स करता है, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है। कब, जब डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं, और साथ में क्या है, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में भी ऐसा होता है। डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ की अलग अलग अवस्थाओं में दो चीज़ें, एक तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में, और लाइफ की अलग अलग अवस्थाओं में, स्टेजेस। अवस्थाओं का मतलब जानते हैं, जो बेनाइल अवस्था है कि एडल्ट अवस्था है, कौन सी स्टेज है उसमें, बचपना है कि एडल्ट कंडीशन है प्लांट में, समझ में। तो प्लांट अलग अलग अवस्थाओं में या अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अलग अलग क्या शो करता है, पाथवे शो करता है, अलग अलग एक्टिविटी शो करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा अपनी बॉडी में। इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं बस खाली याद रखो, इन्वायरमेंट और स्टेज। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हिट्रोफिली जो होती है, एग्जाम्पल प्लास्टिसिटी का क्या है, हिट्रोफिली। हिट्रोफिली का मतलब, हिट्रोफिली का मतलब होता है, हिट्रो का मीन्स डिफरेंट, फिली का मतलब लीफ, अलग अलग स्ट्रक्चर का लीफ बनना, उसको क्या बोलते हैं, हिट्रोफिली। डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीफ, फिली का मतलब लीफ, और हिट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट टाइप का लीफ बनना। ये है डिफरेंट, और ये क्या है, लीफ। तो अलग अलग टाइप का लीफ बनना हिट्रोफिली है। इसका एग्जाम्पल कहाँ होता है, अब हिट्रोफिली दो तरीके की होती है, एक है इन्वायरमेंटल हिट्रोफिली, इन्वायरमेंटल हिट्रोफिली, और दूसरा क्या है, डेवलपमेंटल हिट्रोफिली, डेवलपमेंटल हिट्रोफिली। क्योंकि दो रीजन की वजह से होता है ना प्लास्टिसिटी, एक तो इन्वायरमेंट की वजह से होता है, और अलग अलग स्टेज, अलग अलग स्टेज का मतलब अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज में प्लांट की डेवलपमेंट कम रहता है, एडल्ट में डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो डेवलपमेंट के बेसिस पर डेवलपमेंटल हिट्रोफिली हो गया, स्टेज के बेसिस पर है, और ये एनवायरमेंटल कंडीशन। दोनों ही प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। अब एनवायरमेंटल हिट्रोफिली कहाँ होती है, रेनकुलस, रेनकुलस, बटरकप जिसको बोलते हैं, बटरकप, ठीक है। रेनकुलस जो है वो एम्फीबियन प्लांट है। कैसा प्लांट है, एम्फीबियन, मतलब आधा पार्ट वाटर में है, आधा पार्ट कहाँ है, एयर में, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट वाटर में रहेगा
रहेगा उसमें जो लीफ रहेगा, मतलब लीफ तो प्लांट में होता ही है, लेकिन इस प्लांट के का जो पार्ट पानी में रहेगा उसमें जो पत्तियां रहेंगी वो कैसे रहेंगी, डिसेक्टेड, कटा हुआ लीफ रहेगा, डिसेक्टेड लीफ रहेगा। और जो पार्ट ऊपर रहेगा उसमें जो पत्ती रहेगा वो कंप्लीट रहेगा, उसमें कोई कटिंग नहीं नजर आएगी। देख रहे हैं डायग्राम, इसमें तो डायग्राम पूरा नहीं बना है। रेनेट प्लस एम्फीबियन प्लांट है, वो प्लांट पानी के ऊपर जो प्लांट का हिस्सा रहेगा उसमें जो पत्ती रहेगा वो पूरा रहेगा, कोई कटिंग नहीं रहेगा। पानी के नीचे जो प्लांट का हिस्सा रहेगा उसमें जो पत्ती रहेगी वो क्या रहेगी, कटिंग रहेगी। कटिंग क्यों रहता है, पानी जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं उनमें एडेप्टेशन होता है कि उनकी पत्तियाँ जो है वो डिसेक्टेड होती हैं ना, कंप्लीट लीफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वाटर देखिए पत्तियाँ ऐसी कटी हुई रहेगी, अगर ऐसा हो जाएगा तो पता लगा पानी का बहाव आया और पूरा प्लांट बहा के ले गया। कटा हुआ रहेगा तो पत्ती कटा हुआ रहता है, मतलब पूरा मायना जो है डिसेक्टेड रहेगा, वाटर आएगा निकल जाएगा और प्लांट वहीं का होता है। तो पानी के नीचे का जो हिस्सा होगा उसमें डिसेक्टेड, ऊपर के हिस्से में कंप्लीट लीफ रहता है। ये एग्जाम्पल किसका हुआ, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का समझ लीजिए। इस डेवलपमेंट में आपको धनिया नहीं मिलेगा, कोरिएंडर जो धनिया होता है, लार्क स्पर, ये स्टैटिक एग्जाम्पल है, लार्क स्पर। और कौन से एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल और कॉटन, ठीक है, कॉटन। तो आप इसमें से 3 एग्जाम्पल जरूर रटिएगा। इसमें से कोरिएंडर वाला जल्दी समझिए। धनिया जो होता है, धनिया में जो पत्तियां होती हैं स्टार्टिंग में, जब प्लांट छोटा होता है, डेवलपमेंटल का मतलब समझते हैं, डेवलपमेंटल हिट्रोफिली का मतलब क्या है, इसमें जो अलग अलग वैरायटी का लीफ तो बनेगा, मतलब प्लास्टिसिटी होगा, लेकिन अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में अलग अलग लीफ बनेगा। जुवेनाइल जब स्टेज रहेगा, जब स्टेज कौन सा रहेगा, जुवेनाइल, जब प्लांट छोटा रहेगा तो उसमें पत्तियां ऐसी रहेंगी, देखिए ये वाली। और जब प्लांट एडल्ट हो जाएगा तो पत्तियां इस तरीके से। तो ये अलग अलग डेवलपमेंटल कंडीशन में लीफ का स्ट्रक्चर बदल रहा है। जो स्ट्रक्चर बदलता है तो क्या होता है, प्लास्टिसिटी होती है, उसी का एग्जाम्पल हिट्रोफिली है। इसमें आप एग्जाम्पल जरूर रटे रहिए कि डेवलपमेंटल हिट्रोफिली कहाँ होती है, रेनेट में, और सॉरी इन्वायरमेंटल रेनेट में हो गया, डेवलपमेंटल कहाँ हो गया, सारे 3 एग्जाम्पल। देखिए लिखा हुआ है इसमें एक अगला पैराग्राफ पे, बोथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। समझ में आ रहा है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोला जाता है। डेवलपमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ठीक है। दोनों ही किसके कंट्रोल में रहते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के कंट्रोल में रहते हैं। बताया आपको फैक्टर ना, एक्सट्रिंसिक का मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, लाइट, एयर, टेम्परेचर। इंट्रिंसिक में 2 फैक्टर आएंगे, जेनेटिक और हार्मोनल, ठीक है, वही लिखा है, ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो नेक्स्ट टाइम बताना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और जितने प्लांट हार्मोन्स हैं इसमें क्या है, लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि एक दूसरे के फंक्शन क्या है, मैच करते हैं, तो ये मिक्सअप हो जाता है। जितना एनसीईआरटी में लिखा गया ना उतना ही हार्मोन का फंक्शन पड़ेगा, समझ रहे ना। एक हार्मोन का फंक्शन दूसरे से मैच कर जाएगा तो समस्या हो जाती है।